Assalamualaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear viewers, today we are going to critically appreciate Hamlet, the most famous play of William Shakespeare. Dear viewers, let's start. Hamlet is the most notoriously problematic of Shakespeare's plays, and questions about it still bedevil commentators after almost 400 years. कि हैमलेट को शेक्सपियर का सबसे मुश्किल ड्रामा समझा जाता है और आज 400 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद इसके मुतालिक जो है वो बात की जाती है, इस पर सवाल उठाए जाते हैं और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की जाती है और फिर भी ड्रामे की अपील और फैसिनेशन में कोई कमी नहीं आई. Tremendous amount of energy have gone into considering its possible interpretations, and the range of opinions on them is immense. कि इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है और आज भी लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा. ऑस्कर वाइल्ड, जो खुद भी एक मशहूर ड्रामाटिस्ट था, wittily put it, perhaps the greatest question raised by Hamlet is, are the critics mad or only pretending to be so? कि उसने ज़राफ़त का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि लगता है कि नक़ाद क्या हैं वो पागल हो गए हैं, कि सारे ही जो हैं वो हैमलेट के मुतालिक नित नई बातें और नित नई इंटरप्रिटेशंस क्या हैं वो पेश करते रहते हैं. Hamlet was classed with the problem plays when this term was first applied to Shakespeare works of the early 17th century. कि हैमलेट को जो है प्रॉब्लम प्लेस में शामिल किया गया जब शेक्सपियर के ड्रामों के मुतल्लिक पहली मर्तबा ये इस्तिलाह इस्तेमाल की गई. ये इस्तिलाह इस्तेमाल की थी एक शेक्सपियरियन स्कॉलर फ्रेडरिक एस बोआस. उसकी किताब थी शेक्सपियर एंड हिज प्रीडिसेसर्स, जो उसने 1896 में लिखी और उसमें उसने इसकी 3 कॉमेडीज़ जिनका नाम था ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मायर फॉर मायर एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और साथ में हैमलेट. इसने कहा कि इन्हें प्रॉब्लम प्लेस कहा जाएगा और उसने ये टर्म जो है कंटेम्प्रेरी थिएटर से ली थी, क्योंकि 1890s में प्रॉब्लम प्ले का एक्सप्रेशन कायम किया गया और ये इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इस तरह के दूसरे ड्रामाटिस्ट के ड्रामों को कहा गया. ये ड्रामे क्या थे? दे डेल्ट फ्रैंकली एंड पर्पसफुली विद सोशल प्रॉब्लम्स. तो thus the term as applied to Shakespeare's plays, his implications about the playwright's intentions. These works are indeed profoundly concerned with society and its discontent. Like those dark comedies जिनका तस्करा मैंने किया है, जो 3 उसकी कॉमेडीज़ थी. The tragedy of Hamlet deals with death and sex and with the psychological and social tensions arising from those basic facts of life. कि हैमलेट में भी मौत और जिन्स का तस्करा है और ये जो ज़िंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ हैं, इनसे पैदा होने वाली जो समाजी और नफ्सियाती टेंशन है या तनाव है, उसका तस्करा जो है वो इस ड्रामे में मौजूद है. एंड लाइक द प्रॉब्लम प्लेस, क्योंकि हैमलेट प्रॉब्लम प्ले है तो वही क्वालिटीज़ जो उन कॉमेडीज़ में मौजूद हैं, जिन्हें हम डार्क कॉमेडीज़ भी कहते हैं या प्रॉब्लम प्लेस भी कहते हैं, वही हैमलेट के अंदर भी मौजूद है. अगरचे हैमलेट को जो है ट्रेजेडी समझा जाता है.
And like the problem plays, Hamlet treats these issues without providing clear-cut resolutions, thereby leaving us with complicated, highly emotional responses that cause both satisfaction at seeing basic elements of our own lives treated dramatically and pain at the nagging persistence of these difficulties as in real life. कि जाहिर है शेक्सपियर जो है वो एक बड़े आर्टिस्ट की तरह कोई क्लियर कट रेजोल्यूशंस पेश नहीं करता, वो सिर्फ जो है इन हकाइक को दिखाता है, और फिर जब हम इन्हें देखते हैं तो फिर हमारे अंदर भी जो है बड़े पेचीदा और हाईली इमोशनल रेस्पॉन्सेस पैदा होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ही इमोशंस को स्टेज पे ट्रीट किया जा रहा है ड्रामेटिकली, और फिर हमें दुख भी पहुंचता है कि ज़िंदगी में जो है ऐसी मुश्किलात या ऐसे मसाइल क्या है वो मौजूद हैं और इनसे निजात क्या है वो मुमकिन नहीं है. Now let's go to the next page. Hamlet is essentially a moral drama whose theme is the existence of both good and evil in human nature. तो हम ये कह सकते हैं कि हेमलेट जो है एक मॉरल ड्रामा है और जिसका मरकज़ी ख़याल यही है कि इंसानी जो है फितरत में अच्छाई और बुराई या खैर और शर दोनों पहलू मौजूद हैं. और वैसे भी अगर हम कहें कि यह द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ गुड एंड इवल इन ह्यूमन नेचर इज द सेंट्रल कंसर्न इन शेक्सपियर्स वर्क एज अ होल, और हम ये भी कह सकते हैं कि हेमलेट जो है इट एंटीसिपेट्स मॉडर्न साइकोलॉजिकल ड्रामाज इन सम रेस्पेक्ट्स, बट इट इज़ नॉट सच अ वर्क कि साइकोलॉजिकल ड्रामाज का प्रीडिसेसर तो हो सकता है मगर आप इसे साइकोलॉजिकल ड्रामा करार नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन है प्रिंस हेमलेट के ट्रबल्ड माइंड की, इट्स ओनली अ व्हीकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज फ्लॉड नेचर. इसलिए उसे दिखाया गया विविडली क्योंकि राइटर जो है वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है या प्रिंस को भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहता है कि इंसानी फितरत में खैर और शर दोनों पहलू मौजूद हैं और इस फितरत से पहलू तही करना मुमकिन नहीं है इंसान के लिए, तो उसे जो है इस फितरत को कबूल ही करना होगा. तो हम यही कह सकते हैं कि शेक्सपियर्स ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट इन हैमलेट was to express the philosophy that underlies this realization कि वो क्योंकि यही मॉरल ड्रामा दिखाना चाह रहा था कि खैर व शर क्या है वो इंसान की फितरत का हिस्सा है और जो इनको कबूल नहीं करेगा इसका मतलब है वो ज़िंदगी से इनकार करेगा. तो यहाँ पे जो प्रिंस हैमलेट के कैरेक्टर का एवोल्यूशन या डेवलपमेंट दिखाई गई है तो उसमें यही होता है कि हैमलेट जो है who is disgusted with life at the end accepts it with all its evil and pain. Some of the play's many puzzles are interesting but superficial. कि ड्रामे में बहुत सारे सवालात हैं. कुछ सवालात क्या है वो सती है, उनका जवाब जो है वो मालूम करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए. जैसे होरेशियो's स्टेटस एट द डेनिश कोर्ट कि डेनमार्क के दरबार में होरेशियो का स्टेटस क्या था या उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि वो जो है ड्रामे में प्रिंस हैमलेट का लॉयल फ्रेंड है, जो हम इसकी समरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. या फिर हम ये कह सकते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैमलेट्स inserted lines in the murder of Gonzago कि वो जो प्ले विद इन अ प्ले जिसे कहा जाता है या जैसे माउस ट्रैप भी कहते हैं. माउस ट्रैप क्यों? क्योंकि
हैमलेट ने ये प्ले जो है या प्लेलेट कह ले इसलिए स्टेज किया था कि इसके ज़रिए वो ये कंफर्म करना चाहता था वेदर क्लॉडियस इज गिल्टी और नॉट, या वो जो गोस्ट ने उसे आके बताया था, उसके बाप के गोस्ट ने, कि उसके चचा ने उसे धोखे से मार डाला था, तो वो ये जानना चाहता था कि क्या भूत की बात में सदाकत है इंतकाम लेने से पहले। इसलिए उसने ये ड्रामा स्टेज किया टू कैच द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ द किंग, वो खुद ही कहता है। इसलिए इसे माउस ट्रैप भी कहा जाता है, प्ले विद इन अ प्ले भी कहा जाता है, इसे आप प्लेलेट भी कह सकते हैं, कि इसमें वही जो है जो एक्चुअल मर्डर है प्ले का उसी को इनेक्ट किया गया है। पहले डम शो के ज़रिए, डम शो आप जानते हैं ना, पेंटोमाइम को कहते हैं, कि जिसमें आप गेस्टर्स के ज़रिए जो है दिखाते हैं कोई एक्शन और उसमें जो है कैरेक्टर बोलते नहीं हैं, वो म्यूट होते हैं। तो ऐसे डम शो को हम बतौर प्रोलॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर कोरस भी, और उसके बाद असल प्ले क्या है वो पेश किया जाता। कि इसमें हैमलेट ने भी कुछ लाइंस ऐड की थी। अब हम नहीं कह सकते कि कौन सी हैं, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इस बात से प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर हम कह ले डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रिंस एज, या ये जानने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि शहजादे की उम्र क्या थी। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं वो प्ले के अंदर मौजूद हैं माइनर, तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो शेक्सपियर के तमाम प्लेस में नज़र आता, क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंसीज क्या हैं, दे डोंट मैटर। कि जो चीज़ें मैटर करती हैं उन पे हमें सोचना है, वो सवाल उठाने हैं। चले हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Some are more profound matters of plotting and psychology, कि कुछ और अहम जो है सवाल हैं जो प्ले रेज करता है। बहुत सारे प्लेस के अंदर एनिग्मास हैं या पजल्स हैं, जैसे कि इज हैमलेट्स इमोशनल डिस्टर्बेंस रियल और फेंड, कि उसकी मैडनेस कह लें या इंसैनिटी कह लें, कि वो हकीकी है या महज एक धोखा है। What's the nature of his relationship with Ophelia, कि ओफिलिया के साथ उसके ताल्लुक की नौयत क्या है। ओफिलिया जो पोलोनियस की डॉटर है और हैमलेट की बिलवेड है। इज किंग क्लॉडियस एन अनएलॉयड विलन, ये कि क्या जो किंग है क्लॉडियस उसका अंकल, कि वो अकेला ही विलन है या कुछ और भी हैं प्ले के अंदर इस तरह के कैरेक्टर्स। या द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम इज हैमलेट्स अननेसेसरी डिले इन एग्जीक्यूटिंग द रिवेंज, जो प्ले का सबसे बड़ा मसला है वो हैमलेट का डिले है, या उसे हैमलेट की प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, कि वो जब कबूल कर लेता है कि रिवेंज उसकी ड्यूटी है, फिर वो जो है इस पे अमल क्यों नहीं करता, क्यों वो डिले करता रहता। अब हम इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं प्ले के अंदर से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये जो बेसिक स्टोरी है हैमलेट की, जिसमें यह है कि अ यंग मैन ग्रीव्स फॉर हिज फादर while faced with the duty to avenge his father, तो it came from Shakespeare's source the Hamlet and its genre the revenge play, कि उसका सोर्स क्या था, हैमलेट। हैमलेट क्या है, ये जो है एक नेम था that was given to a lost Elizabethan play resembling Hamlet and believed to have been used by Shakespeare as a source, कि हैमलेट से मिलता जुलता प्ले था और बहुत सारे रेफरेंसेस के ज़रिए ये अंदाज़ा होता है कि ये उस ज़माने में मौजूद था। कुछ का कहना है कि ये प्ले जो है उसके कंटेम्प्रेरी जो यूनिवर्सिटी विट था टॉमस केड, उसने लिखा था, कि उसका एक रिवेंज प्ले था ना ऑलरेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी, तो शायद हैमलेट को भी उसी से मंसूब किया जाता है और कहते हैं कि यही प्ले जो है हैमलेट का सोर्स है। और इसकी जॉनरा आप जानते हैं वो रिवेंज प्ले थी। रिवेंज प्ले क्या होता है कि एक जॉनरा थी एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा represented in Shakespeare's work by
टाइटस एंड्रोनिकस इन हैमलेट कि शेक्सपियर ने भी ये 2 रिवेंज ट्रेजेडीज लिखी हैं। तो रिवेंज प्ले की डेफिनेशन है कि इट्स अ ड्रामा ऑफ रिट्रीब्यूशन इन विच एन इविल इज avenged and often the vengeance itself repaid in a series of bloody and horrible deeds, often called the horror movies of their time. Revenge plays were intended to be spectacular theatrical events and they were extremely popular on stage. ये ड्रामे जो है इनमें यही दिखाया जाता था कि इंतकाम लिया जाता है और इस इंतकाम के दौरान जाहिर है कि फिर लाशें गिरती हैं और स्टेज पे लाशें ही लाशें नज़र आती हैं। तो दे टिपिकली फीचर्ड मर्डर्स एंड फिजिकल म्यूटिलेशंस। फिजिकल म्यूटिलेशन कहते हैं कि टू डिस्ट्रॉय और रिमूव और सीवियरली डैमेज अ लिम्ब और अदर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। And it was all enacted in a bravura style. Bravura style कहते हैं कि जो impressive theatrical skill है कि जो आपको किसी ड्रामे की परफॉर्मेंस में नजर आती है, colored by extravagant imagery and bold rhetoric. इसमें रेट्रिक स्पीचेस होती थी, इमेजरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, स्टेज पे जो है ब्लड नज़र आता था क्योंकि बुनियादी क्या है जो कहानी थे वो इंतकाम पे मबनी हुआ करती थी। जो टॉमस किड है उसकी स्पेनिश ट्रेजेडी, ये जो है पहला प्ले था इस जॉनरा का और पहले आप सेनेका का नाम भी पढ़ चुके हैं कि ये सारे जो रिवेंज प्लेस थे ये सेनिकन मॉडल पे बेस थे जो रोमन ड्रामाटिस्ट था। और जो रिवेंज प्लेस उस दौर के मशहूर थे इनमें वाइट डेविल जो 1612 में लिखा गया और डचेस ऑफ मल्फी ये 1613 में लिखा गया और ये दोनों प्लेस जॉन वेबस्टर के थे। इनके बारे में शायद मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। इसी तरह से जॉर्ज चैपमैन का था बसी डी एम्बुजा कि ये ट्रेजेडी थी फ्रेंच पॉलिटिकल सीन के मतलब। तो ये सारे क्या हैं रिवेंज प्लेस कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, अब हम इसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। मसला ये है कि ये टिपिकल रिवेंज प्ले नहीं है हैमलेट, कि रिवेंज प्ले को डिफाइन करने का मकसद ही ये था ये बताना कि हैमलेट के अंदर रिवेंज प्ले के एलिमेंट्स तो मौजूद हैं मगर एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि शेक्सपियर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वेंजेंस इज नॉट द ट्रेडिशनली अप्रूविंग वन, कि उसमें वो जो रिवायती इंतकाम का तरीका है वो मौजूद नहीं है। कि यहाँ पे तो इंतकाम जो है वो हैमलेट लेता ही नहीं है, ठीक, वो तो डिले होता रहता। तो इसका मतलब है रिवेंज प्ले की तरह यहाँ पे इंतकाम जो है वो मेन मोटिव नहीं है, बल्कि शायद इस इंतकाम के ज़रिए जो है फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स दिखाई गई हैं अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड सेक्स। Hamlet's regret when he says that time is out of joint to curse spite that ever I was born to set it right, कि पहले एक्ट में जब वो ये कहता है अल्फाज या जो उसकी स्पीच है testifies to this, as does the existence of a parallel revenge plot, that of Laertes' revenge of his father's murder by Hamlet। एक तो हैमलेट खुद कहता है कि इज़ नॉट देयर टू सेट इट राइट, कि वो ये मसाइल हल नहीं कर सकता, और दूसरा यहाँ पे एक पैरेलल प्ले भी, प्ले अकेले या प्लॉट जो है वो मौजूद है कि हैमलेट ने इंतकाम लेना है अपने बाप के कत्ल का और सेम लेयर्टीज ने भी लेना है अपने बाप के कत्ल का इंतकाम, प्लोनियस के कत्ल का। और ये प्लोनियस का कत्ल किसने किया था? हैमलेट ने। तो फिर हम ये कह सकते हैं the hero of one plot, Hamlet, is in effect the villain of the other, creating an inescapable doubt upon his heroic role। कि एक तरफ वो जालिम है और एक तरफ मजलूम है, तो फिर हम उसे कह भी नहीं सकते कि वही हीरो है, कि एक जगह पे वो इंतकाम लेने जा रहा है मगर उसने क्योंकि प्लोनियस को कत्ल कर दिया है, अब वो खुद जो है किसी और के इंतकाम का निशाना है। Hamlet recognizes the ambivalence of his position
अब उसे लगता है कि उसकी पोजीशन एम्बिवेलेंट है ना, कोई क्लियर कट नहीं है, इसलिए आप उसे हेरोइक स्टेटस भी नहीं दे सकते। वो खुद भी कहता है प्लोनियस की डेथ के मुतालिक, हेवन हैड प्लीज्ड इट सो टू पनिश मी विद दिस एंड दिस विद मी, कि शायद यही था कि मुझे इस तरह की सिचुएशन में रख दिया गया है कि मुझे इसके कत्ल की अब सज़ा मिल रही है, कि मैं खुद सज़ा देने के लिए निकला था मगर अब खुद मैं भी सज़ा का जो है मुस्तहिक ठहरा हूं। तो वी कैन से कि दिस प्रोडक्ट सजेस्ट, ये जो पैराडॉक्स है प्ले का, इट सजेस्ट द एसेंशियल डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर which is both noble and wicked, and numerous comparisons throughout the drama stress this point, कि ड्रामे के अंदर जो है इस बात को उसने स्ट्रेंथन किया है कि इंसान के हैं वही एक कॉम्बिनेशन है गुड एंड इवल का। Several times Hamlet contrasts his murdered father and his uncle, कि वो अपने बाप और चचा का मवाजना करता है। His father is an ideal ruler, just and magnanimous. The later an unscrupulous killer and lustful adulterer, कि वो adulterer है और जो है कातिल है। Similarly, Hamlet juxtaposes his father's virtues with his mother's sin in accepting her husband's murderer and having sex with him. समझता है कि उसका बाप वर्चुअस था और उसकी माँ क्या है, वो इवल है क्योंकि वो गुनाह करती है। अदर पोलैरिटीज अबाउंड, कि ऐसी पोलैरिटीज प्ले के अंदर जा बजा बिखरी हुई हैं कि गुड एंड इवल दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। द चेस्ट ओफिलिया वर्सेस द इंसेस्टुअस क्वीन, कि ओफिलिया तो मासूम है और क्वीन हामलेट के नज़दीक इंसेस्टुअस है, कि वो जो है अपने ही देवर से शादी कर ली है उसने। द फेथफुल होरेशो वर्सेस द ट्रीचरस रोसेनक्रैंस एंड गिल्डनस्टर, कि एक तरफ होरेशो है जो इंतहाई वफादार है और दूसरे ये दो उसके यूनिवर्सिटी फेलोज हैं जो बादशाह के कहने पे उसकी जासूसी कर रहे हैं। द डिवियस डुअलिस्ट लेयर्टीज वर्सेस द मैनली सोल्जर फोर्टिनब्रा, एक तरफ तो नॉर्वेजियन प्रिंस फोर्टिनब्रा है जो इंतहाई बहादुर आदमी है और एक तरफ लेयर्टीज है कि डुअल तो लड़ रहा है मगर उसने बादशाह के साथ साजबाज करके अपनी तलवार को जहर में बुझा लिया है। ईच ऑफ दीज कंट्रास्ट recalls and reinforces the play's basic opposition between good and evil, इन सारे कंट्रास्ट के ज़रिए उसने यही दिखाने की कोशिश की है कि गुड और इवल की जो अपोजिशन है वो साथ साथ चलती है हमारी लाइफ में। Faced with the awareness of evil, Hamlet longs for death, कि उसे पता चला ना कि इवल मौजूद है इसलिए वो मौत की ख्वाहिश करता, कि उसे ज़िंदगी का ये रुख क्या है वो कबूल नहीं है अभी। And is disgusted with life, especially it is manifested in sex. वो ज़िंदगी से तंग है और जिन्स से भी। उसके नज़दीक जिन्स क्या है, वो लाइफ की कंटिन्यूएशन का ज़रिया है और लाइफ उसके नज़दीक क्या है, वो मिजरेबल है, रहने के काबिल नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ना चाहता है। क्योंकि वो यही कहता है ना कि यही सेक्स ही तो है, दैट इज द ड्राइव बिहाइंड हिज मदर सिन एंड ही ऑल्सो एब्सोर्स हिज, बिकॉज सेक्स इनएक्सोरेबली प्रोड्यूसेस मोर लाइफ एंड दस मोर इवल, कि उसके नज़दीक दुनिया क्या है वो सिर्फ बुरी है और सेक्स क्या है वो इसी बुरी दुनिया को कंटिन्यू रखने का ज़रिया है। और उसकी माँ ने भी शायद गुनाह इसी वजह से कमिट किया है अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो इसलिए वो इन दोनों चीज़ों से तंग है। Why wouldn't thou be a breeder of sinners? He cries to Ophelia, कि तीसरे एक्ट में पहले सीन में वो ओफिलिया से कहता है कि तुम नन क्यों नहीं बन जाती, इसीलिए कि तुम बच्चे पैदा ना करो। ये बच्चे क्या हैं, वो
इस दुनिया में बुराई को और फैलाएंगे। मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है सेक्स को बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ। ठीक, और वो ओफीलिया को भी इसीलिए ही रिजेक्ट कर रहा है कि हिज रिजेक्शन ऑफ ओफीलिया स्टेम्स फ्रॉम हिज रिजेक्शन ऑफ सेक्स। तो हैमलेट और ओफीलिया का जो रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अ लव स्टोरी इन द ट्रेडिशनल सेंस। Instead, it is an allegory of the condemnation of life, a point of view whose ultimate rejection is central to the play. कि शायद ये बतौर allegory उसने इस्तेमाल किए, ये बतौर सिंबल कि इस रिश्ते के ज़रिए उसने ये दिखाने की कोशिश की है लाइफ की कंडेमनेशन को। ठीक, और इसी लाइफ को जिसे वो कंडेम कर रहा है, जब प्ले जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचेगा तो इसे कबूल कर लेगा। क्यों? क्योंकि प्ले की सेंट्रल कंसर्न यही है कि यू हैव टू कम टू टर्म्स विद बेसिक ह्यूमन नेचर, कि ये सेंट्रल कंसर्न है शेक्सपियर के तमाम वर्क्स की, द रिकंसिलिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी विद इट्स ओन फ्लॉड नेचर। तो यहाँ पे भी यही होगा कि लास्ट पे जो है हैमलेट जो है वो ज़िंदगी को तमाम तर बदसूरती के साथ कबूल कर लेगा, और ये भी कबूल कर लेगा कि उसे ओफीलिया से मोहब्बत थी, जिसे वो यहाँ पे रिजेक्ट करता है नन्ही सीन में। अब हम आ जाते हैं हैमलेट के डिले या जो है प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ, कि उसका भी शायद यही फंक्शन है, यही कि जो ज़िंदगी को रिजेक्ट कर रहा है वो बाद में फिर शायद वो जो है इस ज़िंदगी को कबूल कर लेगा। Though Hamlet accepts the ghost orders, he senses the evil in this duty sent from heaven and hell, and he resists its fulfillment. उसे लगता है कि ये इंतकाम लेना बज़ाते खुद इवल है, इसलिए वो इंतकाम की नेचर के बारे में सोचता है और अमल नहीं करता। Though psychologically true to life, Hamlet still serves primarily to offer opportunities to stress the duality of human nature as revenger. Hamlet is both opposed to and involved in evil. ये जो ह्यूमन डुअलिटी है ये इसी की तरफ इशारा है ना, कि हैमलेट जो है वो इंतकाम ले रहा है, तो इसे हम हेरोइक डीड कह सकते हैं, जैसे रिवेंज प्ले की ट्रेडिशन है, मगर ख़ुद भी उसने किसी को कत्ल कर दिया, वो किसी और के इंतकाम का निशाना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है अब बुराई का हिस्सा है, जिस बुराई से वो बचना चाहता था उससे वो नहीं बच पाया। तो प्ले राइट तो यही दिखाना चाह रहा था कि इससे मफर मुमकिन ही नहीं है। तो हैमलेट भी बावजूद कोशिश के कि उसने चचा को नहीं मारा, मगर उसने प्लोनियस को मार दिया, और उसने जो है लियर्टीज के इंतकाम को हवा दी, अब वो उसके इंतकाम का निशाना है। Hamlet's repeated insistence on postponing his highly ambiguous duty emphasizes ambivalence and stimulates our own. हमें भी पता चल जाता है कि हमारे अंदर भी यही है कि इससे मफर मुमकिन नहीं है, इसको कबूल करना ही हल है। मगर जाहिर है कि वो फिलोसोफर है, तो इसलिए वो इन मैटर्स पे सोचता है, बहुत सोचता है। अगर आप इतने सेंसिटिव और फिलोसॉफिकल नहीं होंगे तो शायद ज़िंदगी के बारे में आपकी रिस्पॉन्सेस भी नहीं होंगे जो आपको जो है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के सेंट्रल कैरेक्टर में नज़र आता है। इमोशनली हैमलेट्स procrastination produces in him a growing rage that leads to his killing of Polonius in Act 3, Scene 4. कि वो जो है अभी इंतकाम नहीं ले रहा, तो गुस्से के आलम में, कि वैसे वो बकायमी होशो आवाज़ तो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो इस को ईवल समझता है और वो इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मगर गुस्से के आलम में वो यही करता है कि जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है वो एक्ट उससे कमिट हो जाता। एंड इट एक्ट या दिस एक्ट provokes the king and Laertes to set in motion the incidents that lead to the bloody climax, and that hastens Hamlet's exile and his escape from the king's execution plot. कि अब क्लाइमैक्स आने वाला है, हैमलेट को जो है इंग्लैंड भेजा जाता है, अगरचे हैमलेट जो है उस लेटर को फोर्ज करके वापस आ जाता और अपने दोस्तों को गद्दारी की सज़ा दे देता है।
The event in turn jars Hamlet from his absorption in his personal tragedy and prepares him to find the divinity that shapes our ends. इस इवेंट के बाद जो है उसकी पर्सनल ट्रेजेडी तो एंड हो जाती है ना, क्योंकि अब उसने किसी और की ज़िंदगी में भी ट्रेजेडी बर्पा कर दी है। वो कौन है? लेयर्टीज़ है कि उसकी बहन पागल हो गई है ओफिलिया, और वो बाद में सुइसाइड कमिट कर लेती है, और साथ में उसका बाप मर चुका है, तो इसलिए हैमलेट से इंतकाम लेना चाहता है। तो वो जो प्ले का फाइनल लेसन है, डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, उसको वो अब ढूंढेगा, क्योंकि वो पर्सनल ग्रीफ से बाहर आ गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। जो एक्ट 5 है, जो प्ले का आखिरी एक्ट है, इट ओपन्स विद हैमलेट मीडिएटिंग ऑन डेथ इन द ग्रेवयार्ड। कि इसमें भी अभी डेथ के बारे में वो मेडिटेट कर रहा है, सोच रहा है। इसे ग्रेव डिगर सीन कहते हैं, क्योंकि वो कब्रिस्तान में मौजूद है कि ओफिलिया का जनाजा वहाँ पर पड़ा गया और उसे दफनाया गया। बट नाउ डेथ, represented with ghoulish humor by the skulls dug up by the grave digger, is not a potential escape. अब वो डेथ को एस्केप नहीं समझ रहा जैसे वो पहले समझ रहा था कि वो मरना चाहता था, कि he was disgusted with life. Nor it is the fearful introduction to a possibly malign afterlife. हाँ सही, वो मतलब सोचता रहा था ना कि खुदकशी के बारे में भी, फिर उसने कहा खुदकशी नहीं करते, क्योंकि खुदकशी जो है वो हराम की मौत है, तो पता नहीं आफ्टर लाइफ में क्या होगा। अब वो ऐसी सारी चीज़ों के मतलब नहीं सोच रहा कि ये सारे वसवसे अंदेशे जो हैं उसके जहन से निकल चुके हैं, या वो जो तमाम चीज़ें जो उसके जहन में किलबिला रही थी, उन सारी चीज़ों को उसने एक तरह से कंकर कर लिया, अपने फियर्स को, अपने इनहिबिशंस को। इट इज़ मेयरली द डेस्टिन्ड एंड फॉर ऑल ह्यूमंस, कि उसने ये बात जान ली है कि मौत क्या है, वो आनी है, वो एक हकीकत है, अटल है, उससे मफर मुमकिन नहीं है। तो फिर उसको इस तरह से सोचना या समझना क्या है, वो गलत होगा। द कन्वर्सेशन विद द ग्रेव डिगर्स ऑफर्स कॉमिक रिलीफ एज द क्लाइमैक्स ड्रॉज क्लोजर। कि ये इसे कॉमिक रिलीफ कहते हैं ना, कि ट्रेजेडी के अंदर इस तरह का सीन जो ज़रा ह्यूमरस होता है, अगरचे उसकी थीम्स और उसमें जो बातें की जा रही होती हैं वो प्ले की ओवरऑल थीम से रिलेट करती हैं, मगर वो जो हाइटेंड टेंशन है उसको कम करने के लिए प्ले के अंदर कॉमिक सीन्स के हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाते थे, और वो जो इफ़ेक्ट ऑडियंस पे पैदा होता था उसे हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। And Hamlet's recollections of Yorick offer a healthy appreciation of the players of the past, as well as a sardonic acceptance of death. Now get you to my lady's chamber and tell her to this favor she must come. क्या उसे कोई मसला नहीं है, वो मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार है। The prince is no longer in the grip of his grief. कि जो ओफिलिया का फ्यूनरल था और हैमलेट्स का इनकाउंटर था लेयर्टीज के साथ, ये जो आखिरी कैथारसिस भी उसका हो जाता है कि दे ब्रिंग अ फाइनल कैथारसिस, एंड ही इज एबल टू assert the love for Ophelia that he once denied and to accept his role in life by taking the royal title the Dane। कि वो खुद को डेन कह के मुखातिब करता है, इसका मतलब है वो मान लेता है कि मैं प्रिंस हूँ और मुझे प्रिंस बनना है, और ये भी मान लेता है कि वो ओफिलिया से मोहब्बत करता था। तो जो पहले रिजेक्ट कर रहा था अपनी प्रिंसली जो है स्टेटस को या ओफिलिया के साथ अपनी मोहब्बत को, अब ये सारी चीज़ें उसने कबूल कर ली हैं, कि मतलब उसकी सेल्फ रियलाइजेशन का सफ़र क्या है वो अब मुकम्मल होता दिखाई देता है, और ड्रामा भी अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 5.2 कि ये 5वें एक्ट का जो दूसरा सीन है, we hear of the cause of this change as Hamlet tells of the plot he has foiled by sending Rosencrantz and Guildenstern to their deaths in his place। कि उसने भी जो है साजिश का जवाब साजिश से दिया, कि उसने वो जो क्लॉडियस का ख़त था जो उसने किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम लिखा कि जब ये पहुँचे हैमलेट तो इसे कत्ल कर दिया जाए, उसने क्या किया कि ख़ुद वो वहाँ से भाग निकला और उसने उसी ख़त को जो है तब्दील कर दिया, और उसमें कहा गया कि जब ये दोनों उसके दोस्त उधर पहुँचेंगे तो उनको मार दिया जाए। तो ये बता देता है होरेशो को,
In impulsively acting to save himself, he has learned there is a divinity that shapes our ends, rough hew them how we will. उस नतीजे पे पहुंच गया है कि डिविनिटी ही हमारे एंड्स को शेप करती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसने खुद को बचाया है तो ये भी उसने इविल ही कमिट किया है ना. फोर्जरी क्या है? वो इविल ही है. Hamlet finally comes to terms with his duty to exact vengeance, even though he can't do so without committing the very crime he venges, murder. वो मसला है कि अब वो ज़ाहिर इंतकाम लेना चाहता है, तो इंतकाम क्या है? वो ज़ाहिर कत्ल है. अब वो एक कत्ल का इंतकाम ले रहा है, तो उससे भी एक शख्स जो है उसके हाथों कत्ल होने वाले शख्स का इंतकाम ले. कि एक तरफ वो किंग क्लॉडियस से इंतकाम लेना चाह रहा है, तो लेयर्टीज जो है वो सेप्लोनियस के कत्ल का बदला जो है वो उतारना चाहता है. In realizing that he must be evil in order to counter evil, Hamlet also accepts his own death. जब उसे पता चलता है कि बुराई का जवाब बुराई से ही दिया जा सकता, तो वो अपनी मौत को भी कबूल कर लेता है. Although he senses his end approaching as the king's plot takes form, he remains composed, saying कि बादशाह ने लेयर्टीज के साथ ये तय किया होता है ना कि तुम जो है इसे मुकाबला करोगे और तुम्हारी तलवार जो है वो जहर में बुझी होगी, तो ये घायल हो जाएगा और मर जाएगा. अब हैमलेट घायल तो होता है, मगर साथ में लेयर्टीज भी घायल हो जाता है. और उन्होंने दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस ये रखी होती है कि अगर लेयर्टीज नाकाम हो जाएगा हैमलेट के मुकाबले में, तो बादशाह ने जो है वो शराब में जहर मिला रखी है, और उसे जो शराब पिलाई जाएगी उससे वो मर जाएगा. हैमलेट जो है वो बादशाह को भी शराब पीने पर मजबूर करता है. ख़ुद तो वो वैसे मर रहा होता है, लेयर्टीज भी मर जाता है, गर्ट्रूड भी पी लेती है उस पैमाने से शराब, और इस तरह से ये सारे मर जाते हैं और सिर्फ होरेशो बच जाता है. ये भी आपने प्ले की समरी में डिटेल से पढ़ा था. वो बड़ा कंपोज्ड रहता है अपनी मौत पे और कहता है देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो. इसकी सबसे मशहूर लाइन्स हैं. इफ़ इट बी नाउ टिस नॉट टू कम, इफ़ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ, इफ़ इट बी नॉट नाउ येट इट विल कम. मतलब उसने कहा कि डेथ इज इनएविटेबल, वी कैंट एस्केप, द रेडीनेस इज ऑल. तो ये जो है प्ले का आप समझ लें कि लेसन है, रेडीनेस इज ऑल. कि आपको तैयार रहना, जो भी है ज़िंदगी आपको उसे कबूल करना है. जो भी रूल्स आप पे कन्फर किए जाएंगे आपको उन्हें भी कबूल करना है, और ये भी कबूल करना है कि इंसानी ज़िंदगी क्या है, वो ना ही सिर्फ खैर है और ना ही शर है, बल्कि ये खैर व शर का मुरक्का. The tragic paradox at the close of Hamlet is that the protagonist's psychological liberation comes only with his own death, a death that inspires Horatio's lovely farewell wish to Hamlet. कि उसकी अपनी मौत पे ही जो है उसकी साइकोलॉजिकल लिबरेशन जो है वो होती है कि उसी वक्त वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि द रेडीनेस इज ऑल. और फिर जो है होरेशियो जो है उसे एक लवली फेयरवेल विश देता है. वो कहता है कि फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, कि फरिश्ते जो हैं वो तेरी या आसमां तेरी लहद पे शबनम अफ़शानी करें. तो हम ये कह सकते हैं द एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ एक्सप्रेस इन दिस एलिगिएट प्रेयर, कि उसकी मौत पे जो मरसिया है, is unlike anything earlier in the play, and its emphatic placement after the climax clearly marks it as the drama's conclusive statement. कि ये बाकी से डिफ़र करता है, तो हम यही कहते हैं कि ड्रामा निगार ने जो है ये क्लाइमैक्स के फ़ौरन बाद ये फेयरवेल इसीलिए रखा क्योंकि he wanted to bring home his point. और वो पॉइंट क्या है? A confirmation of the benevolence of fate despite the inevitability of evil and death. Okay. फेट जो है वो benevolent ही है, और मौत और बुराई क्या हैं, वो इंसानी ज़िंदगी की ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे नज़रें जो हैं वो नहीं चुराई जा सकती. Okay, thank you for listening patiently. The play is very complicated, so the lecture जो है got a bit long, but hopefully you would have enjoyed it because it is one of the most beautiful plays ever written in dramatic literature. And to enjoy such complicated work, you have to जो है give some time to it, and you have to जो है
read the play again and again to enjoy its nuances. Allah Hafiz. See you with the next lecture. Stay safe, stay blessed.